नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान, जिला कोटा। कोटा में एक थाना है, उद्योग नगर। उसमें एक मोहल्ला है प्रेम नगर सेकंड। वहां से 3-4 लोगों के फोन आए कि यहां एक महिला की उसके घर में हत्या हो गई है। पुलिस भागकर पहुंची। मौके पर महिला का भाई मिला। भाई का नाम था मनोज और मृतका का नाम था टिंकू। टिंकू की उम्र थी 25 वर्ष। टिंकू की दो बच्चियां, एक का नाम जन्नत, उम्र 6 साल, और दूसरे का नाम परी, उम्र 4 साल। ये दोनों घर के बाहर खेल रही थी और मोहल्ले वालों ने बताया, भाई ने बताया कि ये जब हम आए तो हम बहुत परेशान होकर आए थे। उसका ये कहना था कि प्रेमनगर इलाके में ही वो रहता है। मनोज, जिसने बताया कि मेरी बहन और भांजियां हैं, कि वो प्रेमनगर इलाके में ही रहता है और उसी इलाके में घर के ठीक पास के एक स्कूल में मेरी दोनों भांजियां पढ़ती हैं। और छोटी वाली जो 3-4 साल की है, वो ज़्यादा चंचल है। बहन का ये कहना था कि उसको दिन में एक आध बार देख लिया करिए, कहीं ऐसा न हो कि वो रोए, परेशान करे और फिर घर आने की जिद करे। इस वजह से मैं लगभग हर दिन बच्चियों को देखने और खासकर छोटी बच्ची से मिलने के लिए स्कूल जाया करता था। उसने बताया कि 14 तारीख को, 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे वाला जो दिन था, उसको जब मैं मिलने गया दोपहर में, तो वहां लोगों ने बताया कि आज दोनों बहनें स्कूल नहीं आई हैं। मैंने वहीं से अपनी बहन टिंकू को फोन किया। टिंकू का फोन नहीं उठा। दोबारा मैंने फोन किया तो बड़ी बेटी जन्नत ने फोन उठाया। उससे मैंने पूछा, तुम क्यों नहीं आई, छोटी वाली क्यों नहीं आई, तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा, मम्मी अभी तक सो रही हैं, पापा काम करने बाहर चले गए, हम कैसे स्कूल आते। उन्होंने कहा, जाओ मम्मी के पास, मम्मी को जगा के मेरी बात कराओ। ये कौन सा तरीका है कि सो रही है अभी 12-1 बजे तक और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। फोन को लिए लिए ही वो मम्मी के पास गई। मम्मी मम्मी कह के कई बार आवाज लगाई। भाई ने कहा, मैंने फोन पे कहा कि उसको हिलाओ डुलाओ, जोर से हिलाओ तब वो उठेगी। बच्ची ने कहा, मैंने हिला के भी देख लिया, वो उठ नहीं रही है, वो सो रही है। ये सुनते ही मनोज ने कहा कि मेरा माथा ठनक गया। मैं वहां से भाग के 10 मिनट में घर आ गया, अपनी बहन के घर। देखा मेरी दोनों भांजियां बाहर सो रही हैं। मैंने पूछा, कहाँ सो रही है माँ? तो उसने कहा कि भीतर अपने कमरे में। मैंने भाग के देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन मरी पड़ी थी, तमाम खून उसकी गर्दन से रिस के बिस्तरों से होके नीचे तक फर्श में पड़ा हुआ था। मैंने देखा उसकी गर्दन कटी हुई है और हाथ में भी कुछ चोट के निशान हैं। संभवतः बच्चों को अज्ञानता की वजह से या बिल्कुल जानकारी न होने की वजह से बच्चे ये नहीं समझ पाए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बाहर निकलकर मैंने शोर मचाया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा, साहब पुलिस बुला लीजिए। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो लोग इस प्रेमनगर सेकंड के इस मकान में किराए पर रहने के लिए आए थे, 15-20 दिन पहले ही। बहरहाल आसपास के लोगों ने भी फोन किया, मनोज ने भी फोन किया, सब लोगों ने फोन किया, तब पुलिस आ गई। ये पुलिस के सामने पूरी बात मनोज ने बताई। फिर पुलिस ने ये पूछा कि इनके पिता कहाँ हैं। उन्होंने कहा, साहब पिता का नाम कैलाश है और बच्ची ये बता रही कि सुबह वो गए हुए हैं काम पर।
पुलिस को फिर सब चीज़ क्लियर हो गई कि अगर पत्नी की हत्या यहाँ हुई है, थोड़ा पुरानी सी हत्या लग रही थी कि 4-6 घंटे पहले की हत्या है, और बाप है नहीं, तो नेचुरल है कि कातिल बाप ही होगा। पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने उसके बारे में सब जानकारी साले यानी मनोज से इकट्ठा की। कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है, कहाँ आया है, कहाँ गया है, ये सब बातें पुलिस ने उससे पूछना शुरू की। तो पुलिस को उसके साले ने, मनोज ने ये बताया कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के मऊ का रहने वाला कैलाश है और भामाशाह की मंडी में वो काम करता है किसी बड़े अड़हतिया के यहाँ, और उसे अपने काम भर के पैसे वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी बताया कि इधर 15-20 दिनों से ही, 20 दिनों में ही पहले कहीं और रहता था। वहाँ जगह छोटी थी और जगह गंदी थी, वहाँ मतलब आसपास कोई कूड़ा खाना टाइप था, इसलिए वो नई जगह पर प्रेम नगर सेकंड में उन लोगों ने एक मकान किराए पर ले लिया था और वहीं पर रहते थे। पुलिस ने पूछा कि आखिर पति से इसके संबंध कैसे थे, और जो परिस्थितिक जन्म साक्ष्य बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये इसके पति ने यानी आपके बहनोई ने ही किया है। तो मनोज ने बताया कि साहब इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बात तो बहन ने कभी बताई नहीं, बस वो कभी कभी ये बताती थी कि ये मुझ पर शक करते हैं, जबकि मैं यहीं अपने भाइयों के पास रहती हूँ, बच्चियाँ वहाँ पढ़ने जाती हैं, पूरा मोहल्ला हमको जानता है, लेकिन ये बिना बात के मेरे ऊपर शक करते हैं और तमाम सवाल पूछते हैं आने पे। बातचीत होने के बाद फिर शांत हो जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। ये बात 2-3 बार मेरी बहन ने मुझे बताई। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया, 100% यकीन हो गया कि हो न हो इसके हस्बैंड यानी कैलाश ने ही अपनी पत्नी की हत्या की होगी। कैलाश की उम्र करीब 29 साल और पत्नी उनकी रिंकू की उम्र करीब 25 साल थी, यानी ये 20 साल के रहे होंगे, 18-19 साल के, तभी इसकी टिंकू की शादी कैलाश से हो गई होगी। बहरहाल पुलिस ने एक टीम मध्य प्रदेश के मऊ भेजी और एक टीम भेजी जहां ये काम करता था, जिस अड़हतिया के यहाँ भामाशाह मंडी में, वहाँ एक टीम भेजी और कोशिश की कि इसको ढूंढा जाए। लेकिन तभी 14 तारीख को इसका भाई आया था। 14 तारीख को पुलिस ने सब इन्वेस्टिगेशन की। 14 तारीख को ही यानी वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और 15 तारीख को सुबह 6 बजे वहां से, घर से कोई 1 किलोमीटर दूर, अनंतपुरा की रेलवे क्रॉसिंग के पास एक छत विछत शव मिला एक युवक का। ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था जैसे तेज चलती हुई ट्रेन के सामने वो कूदा हो। इसकी वजह से शरीर में कई टुकड़े हो गए और छत विछत होकर आगे पीछे पहुंच गया। पुलिस इस सूचना पर वहां पहुंची। थाना वो भी उद्योग नगर ही लगता था। उद्योग नगर थाने की पुलिस पहुंची और वहां पर उसने एफएसएल को ले गई, क्राइम ब्रांच को ले गई, कोशिश करने लगी पहचान करने की। करीब 1 घंटे बाद ये बात प्रेमनगर सेकंड में, जहां इसके घर वाले सब इकट्ठा थे मृतका टिंकू के, वहां पर पहुंची कि एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। तो मनोज और उसकी और बहनें, मनोज की पत्नी, ये सब लोग मौके पर पहुंचे। देखते ही उन्होंने बता दिया कि ये तो कैलाश है, यानी जो मृतका महिला है टिंकू, उसका पति। देखते ही सबके होश उड़ गए और जो एक्सीडेंट का टाइम उन्होंने रेलवे से पता किया वो भी रात का ही निकला, करीब 2-2:30 बजे का। महिला की मृत्यु करीब 12 बजे और पोस्टमार्टम में, और पुरुष की यानी कैलाश की मृत्यु रात करीब 2:30-3 बजे की बताई गई। यानी वहां हत्या करने के बाद, अंदाजा था पुलिस का कि वहां हत्या करने के बाद वो सीधे यहाँ पहुंचा रेलवे ट्रैक पर
और किसी आती हुई गाड़ी के सामने कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने फिर प्रेस को ब्रीफ किया और ये बताया कि मौके पर एक छोटा कागज भी मिला है। हालांकि लोगों ने बताया, या सभी ने बताया, मनोज ने भी बताया कि ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था कैलाश, इसीलिए उसमें एक मोबाइल नंबर बहुत टूटे फूटे अक्षरों से लिखा गया था। पूरा पढ़ना थोड़ा मुश्किल था कि ये 5 लिखा है कि 7 लिखा है कि 8 लिखा है, लेकिन एक मोबाइल नंबर पूरे 10 अंकों का उस पे दिया हुआ था। उसके बाद ये लिखने की कोशिश की गई थी कि इसको छोड़ना नहीं। बहुत टूटे फूटे शब्दों में काफी समय लगाकर, दिमाग लगाकर ये पढ़ा गया कि उसके लिखने का मकसद था इसको छोड़ना नहीं। और उसके नीचे एक लाइन और लिखी थी, इसकी वजह से हुआ है। इतनी बातें उसमें लिखी हुई थी। फौरन उस लिखे हुए नंबर का जो भी सही इंटरप्रिटेशन मौके पर लोग कर सकते थे, उन्होंने उस नंबर को डायल किया, लेकिन वो नंबर सही नहीं पढ़ पाए थे। यानी उस पे यही आ रहा था, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद फिर तमाम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पुलिस ने वहाँ उसके शव का पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए सील करके बॉडी भेज दी। इधर पत्नी यानी टिंकू की भी बॉडी सील करके वहां से भेज दी गई। पुलिस दोनों लोगों की सीडीआर इस अंदेशे से निकलवाई पति पत्नी की कि अगर इस नंबर से मिलता जुलता कोई नंबर मिलेगा तब वही नंबर सही होगा, और फिर जिस रेफरेंस में ये नंबर उसने दिया है कि इसकी वजह से ये हुआ है, दो चीजें पुलिस ने इंटरप्रेट की। या तो उसके चरित्र पर संदेह था और इस व्यक्ति से उसके संबंध होने की जानकारी शंका के आधार पर या बताने के आधार पर पति को हो रही थी, इसीलिए वो उसने लिखा इसको छोड़ना नहीं। दूसरा ये भी हो सकता था कि जो उसकी वर्क प्लेस है, जहां वो काम करता है, वहां किसी तरह की प्रताड़ना से गुजर रहा हो और जो प्रताड़ित कर रहा हो ये उसका नंबर है। लेकिन पुलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों लोगों की सीडीआर में इस तरह का या इससे मिलता जुलता कोई नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बहरहाल जो कुछ हुआ वो शंका के ही आधार पर हुआ, जैसा भाई ने बताया कि और कोई कारण हो नहीं सकता है। इस बीच में जो मकान मालिक थे, मकान मालिक थे इनके मोहनलाल, उन्होंने ये बताया कि 29 जनवरी को ही ये यहाँ आने के लिए इस घर में किराए के लिए आए थे। और मकान मालिक मोहनलाल ने बताया कि वो विज्ञान नगर इलाके में रहते हैं और ये दोनों मकान के आगे की तरफ एक छोटा सा कमरा इन्होंने 2000 रुपए के किराए पर लिया था, तब से यहीं रह रहे थे। इसी मकान के सामने रहने वाली एक महिला ने बताया कि रात करीब 11 बजे के आसपास पति पत्नी में झगड़े की आवाज आई। दोनों चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को कुछ कह रहे थे। करीब 12 बजे के आसपास अचानक उसके चीखने की आवाज बंद हो गई। एकदम शांत हो गया पूरा माहौल। उसने ये भी बताया कि पिछले जो 12-15 दिनों से यहाँ रह रहे हैं, इतने दिनों में 3-4 बार पति पत्नी के की लड़ाई झगड़े की या कहा सुनी की बात उसने नोटिस की थी। रात को करीब 8 बजे के आसपास ये घर के बाहर ही बैठा हुआ था और तब उसने, सामने वाली महिला ने बताया कि तब से उसके बाद हम लोगों ने उसे देखा नहीं। बस ये देखा कि सवेरे से दोनों बच्चियां, सामान्य रूप से दोनों बच्चियों को तैयार करा के उसकी माँ उस स्कूल पैदल ही ले जाती थी, लेकिन उस दिन ये बच्चियां खेलती रहीं और पड़ोसियों ने एक आध पैकेट बिस्कुट भी उनको खाने के लिए दिया। उसी के साथ ये दोनों घर के बाहर खेलती रहीं और ऐसे में किसी को ये शक या किसी को ये अंदाजा भी नहीं लगा कि ये इनकी माँ भीतर उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये तो जब इनके भाई मनोज आए तब ये पता लगा कि ये इसकी माँ यानी टिंकू, वो घर के भीतर उसकी किसी ने
गला काट कर हत्या कर दी है। बहरहाल पुलिस ने सब चीज़ों को जोड़ा, सीडीआर की टाइमिंग जोड़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइमिंग जोड़ी, सामने वाली महिला ने 8 बजे उसको अंतिम बार देखा था, उसको ध्यान दिया। फिर ये बताया कि 11 सवा 11 बजे इनकी झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी, ज़्यादा झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी, और फिर 12 बजे अचानक एक चीख के साथ महिला की आवाज़ बंद हो गई। यानी लगभग 12 बजे के आसपास उसका कत्ल किया गया। घर में यही दोनों मौजूद थे, बच्चियां दोनों सो रही होंगी, ये प्रिजम्पशन है पुलिस का। और फिर मारने के बाद ये वहां से भागा होगा। भागने के बाद 2 घंटे या तो उसने ट्रेन का इंतजार किया होगा अनंतपुरा में, या पहुंचा ही होगा तभी ट्रेन आ गई, और करीब करीब 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेन के सामने कूद गया। पर बात क्या हुई थी ये कभी पता नहीं लग सकती, क्योंकि बात पति और पत्नी के बीच में थी। पत्नी की हत्या पति ने की, और पति ने स्वयं आत्महत्या कर ली। तो जो कुछ भी इसके कारण पता लग रहे हैं वो सब हियरसे के हैं, सुने सुनाए हुए हैं, मनोज के बयान पर हैं, या फिर आमने सामने के पड़ोसियों के बयान पर हैं। बहरहाल ये वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी दोनों दुनिया को छोड़ चुके थे। पुलिस के पास तीसरी और कोई वजह नहीं थी कि इसमें किसी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोच भी सके, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल साफ हो रही थीं। सब एक चूल से चूल, गांठ से गांठ मिलाने पर यही पता लग रहा था कि किसी वजह से पहले कहा सुनी हुई, फिर इसने पत्नी को मार दिया, फिर उसके बाद जाकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आज की घटना देखिए, आज की पूरी घटना शक के बिना पर पत्नी की हत्या से शुरू हुई। जो अब तक साक्ष्य जितने मिले हैं उसके हिसाब से पत्नी पर वो उसके चरित्र पर शक करता था, और इसी बात को लेके शायद उसने पहला मकान बदला था, ये कह के कि यहां गंदगी ज्यादा है। दूसरे मकान में आ गया, लेकिन वहां भी उसका शक बना रहा। मान लिया उसने शक किया, पत्नी को भी मार दिया। उन 2 बच्चियों का क्या कसूर हो सकता है, एक 6 साल की, एक 4 साल की। और उसके बाद उसने, ऐसा लगता है कि आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। उसे जैसे ही ये महसूस हुआ कि मां को मैंने मार दिया, बच्चियों का क्या होगा, लोग मुझसे पूछेंगे, पड़ोसी मुझसे पूछेंगे, रिश्तेदार और मेरे घर वाले भी मुझसे पूछेंगे कि ऐसा तुमने क्यों किया। इसी आत्मग्लानि में उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसको ये कतई ख्याल नहीं आया कि उसके बच्चियों का क्या होगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा। कल को उनकी उम्र शादी की हो जाएगी तो कौन उनकी शादी करेगा। बिल्कुल ख्याल नहीं आया, जरा सा भी ख्याल नहीं आया। बाप था वो, उसकी पैदाइश थी ये दोनों बच्चियां, नन्ही सी मासूम जान थी वो। मां ने अपने भाइयों के और बाकी सबके कहने पे शुरुआती दौर में ही उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था, भले ही सरकारी स्कूल में, कि बच्चियां हमारी पढ़ लिख कर कुछ करने लायक हो जाएंगी तो फिर शायद हमारा दुख दर्द कम होगा। लेकिन ऐसा लगता है, प्रिज्यूम यही होता है कि शंका ही शंका के कारण उसने पत्नी की हत्या कर दी। और एक बात मैं और बता दूं कि शंका की कोई दवा नहीं है, आज तक नहीं है। अगर किसी को किसी पर शंका हो जाए, शक हो जाए, तो किसी दवा से वो दूर नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं है कि कोई किसी दवा से इसको दूर किया जा सकता हो। और मान लिया कंटिन्यूअस किसी पर कोई शंका कर रहा है, अनायास कर रहा है, बिना आधार के कर रहा है, और बीच में उसे एक छोटा सा कैटलिस्ट मिल जाए, छोटा सा कैटलिस्ट। एक सपोज करें कि वो शंका कर रहा था, घर में आके बैठ गया, लेकिन शंका उसके दिमाग में है। अचानक जिस पर शंका कर रहा था वो घर के सामने से गुजर जाए, उसका इससे कोई मतलब नहीं है,
लेकिन घर के सामने से गुजर जाए, शंकालु आदमी के दिमाग में ये आ जाएगा कि चूंकि मैं बैठा हुआ था इसलिए ये निकल गया, मैं बैठा न होता तो घर के भीतर आ जाता। ये शंका है, प्योर शंका है। और इस तरह की हजार शंकाएं लोगों के मन में आती हैं। तो इसकी कोई दवा नहीं है। और शंका का समाधान तो 2 4 6 लोग मिलके सभी परिस्थितियों पर विचार करके उनको सबकी सत्यता को जांच के तभी इसका समाधान किया जा सकता है। मतलब ये कहा गया है ना कि रूठों को आप मना सकते हैं, टूटे को जोड़ सकते हैं, पर शक करने वाले का आप कुछ नहीं कर सकते। और आज की घटना में वही हुआ। एक आदमी को अपनी पत्नी पर शंका हुई, उसको भी मार दिया, खुद भी जान दे दी, शायद आत्मग्लानि में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।